नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे वायुमंडल के संदर्भ में। ये अपना टॉपिक है लेब असिस्टेंट का, वायुमंडल, उसकी संरचना और संगठन। तो संगठन अपने देख लिया, 18 पर बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की, ठीक है ना। तो संरचना को जो क्षोभमंडल था उसके लिए उसका कुछ भाग है जो ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डाला है, लेकिन उसको पुनः अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो पूरा वायुमंडल जो है उसकी संरचना, संगठन और संरचना, तो संगठन की चर्चा अपन ने कर ली थी। अब इसकी जो संरचना है उसकी बात करते हैं। इसमें अपन अलग अलग लेयर जो होती है, वायुमंडल की प्रमुख परतें जो होती है ना, वो इसमें शामिल होती है। तो इन परतों के बारे में यहाँ अपन देखेंगे। सबसे धरातल के नज़दीक यदि इसको भूमध्य रेखा मान ले, इस भाग को, और इसको यदि अपन ध्रुवीय भाग मान ले, तो यहाँ 18 किलोमीटर तक सबसे पहली परत क्षोभमंडल होती है, ठीक है। सबसे नीचे की जो परत होती है, प्रथम परत धरातल की ओर से अपन यदि चले तो क्षोभमंडल होती है। उसके ऊपरी भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है। उसके बाद में समताप मंडल, ठीक है। इसकी ऊपरी परत जो होती है उसको समताप सीमा कहते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके ऊपर मध्य मंडल, और इसमें मध्य मंडल, इसके ऊपरी भाग मध्य मंडल सीमा। समताप मंडल के भाग में ओजोन और 3 गैस पाई जाती है। तो ओजोन जो है वो समताप मंडल में शामिल कर ली जाती है। उसके बाद में ऊपर वाला भाग है, तो कई बुक्स में उसको तापमंडल कहते हैं, और उसके 2 भाग करें, आयतन मंडल और आयन मंडल। तो यह हो गया अपना आयन मंडल। इसके 3 भाग है, DEF, 3 लेयर होगी इसकी। तो ये लगभग 80 किलोमीटर तक तो मध्य मंडल हो गया, और उसके बाद में 400 किलोमीटर तक, कहीं 480 आता है, और 400 के बाद में बहिर्मंडल, ठीक है। तो वो अनंत तक पाया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से स्ट्रक्चर है अपना, संरचना है अपनी, तो वायुमंडल की परतों के रूप में, ठीक है ना। तो अपन इसको देखें। सबसे पहली जो परत है क्षोभमंडल, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। क्षोभमंडल सबसे नीचे की परत पाई जाती है। धरातल के पास की परत है। इसकी ऊंचाई धरातल से भूमध्य रेखा की ओर, रेखा पर तो है 18 किलोमीटर, व ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर। इसके बाद में इस परत में तापमान गिरता है, रिवाइज हो जाएगा, इससे पहले मैं अपने इसको दे दिया है। अर्थात 1000 मीटर कह दो चाहे 1 किलोमीटर कह दो की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता है। इसको बोलते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर, ठीक है ना। तापमान की सामान्य ह्रास दर होती है। इसमें दूसरी, इसमें है 165 मीटर की ऊंचाई पर, कई बुक्स में ये भी है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता है। 2 दर पाई जाती है, दोनों को ध्यान कर लें। 1000 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री, और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के जो दरें हैं वो प्राय देखी जाती है। यह है परत सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि
वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय टोटल परिवर्तन, जैसे वर्षा का होना, बादल का बनना, संघनन का होना, बिजली का कड़कना, आंधी का चलना आदि यहीं पे होते, यहीं पर होते हैं, इसी परत में होते हैं। इसीलिए मनुष्य के लिए, मानव जीवन, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में इस परत के ऊपरी भाग में तापमान काफ़ी गिर जाता है, यानी -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में, कहीं पे 80 है, कहीं पे 65, तो लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस परत में अपन आधी दूरी तक ही यदि पहुंचते हैं तो जो जलवाष्प है की मात्रा संघनन द्वारा जम जाती है या बादल बन जाते हैं। तो बादल का बनना इसी परत में होता है। ठीक है ना। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो सर्वाधिक इसी भाग में, सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा इसी परत में पाई जाती है। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भी भाई इसी परत में पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जो विशेषता है किसकी है, क्षोभ मंडल की। इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई, ये प्राय पूछते हैं, तो औसत ऊंचाई इसकी जो है वो 13 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी है? औसत ऊंचाई इस परत की है वो 13 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है ना। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत जो है वो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो यह एक पहली परत है धरातल से अपन जो ऊपर जाते हैं उस रूप में। फिर उसके ऊपर वाली जो भाग है ना उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका ऊपरी भाग है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है ना। और इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ सीमा को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक परिवर्तन होता है। इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो यह पहला भाग है, इसमें है अपना वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप। दूसरा समताप मंडल है जिसके अंदर कोई विशेष ज़्यादा मैटर नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो इसको थोड़ा विस्तार से और गौर से देखने की आवश्यकता है। साथ साथ में नोट करते चलें ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ में तैयार हो जाएंगे। यह फर्स्ट परत थी, यह सेकंड परत की बात करते हैं। समताप मंडल। ठीक है। समताप मंडल की यदि अपन चर्चा करें तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की परत समताप कहलाती है। ठीक है ना। समताप कहलाती है। इसका ऊपरी भाग भी, इसका ऊपरी भाग जो है समताप सीमा कहलाता है। ठीक है ना।
अब इसमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है इस परत की वो यह है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है और यह है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेड्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे हमारी रक्षा करती है, किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्योंकि ये किरणें यदि सीधी आती तो इसका क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव होता, लोगों में चर्म रोग, आंत्र रोग और नेत्र रोग ये सर्वाधिक होते। इसलिए इन सब बीमारियों से हमें ओजोन लेयर जो है जो समताप मंडल में पाई जाती है यही अपने को बचाती है। ठीक है ना। ओजोन की जो सांद्रता है, ओजोन की जो सांद्रता है वो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल में कहाँ से कहाँ तक है? 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन की सांद्रता। और सर्वाधिक पूछ ले भाई, सर्वाधिक ओजोन की सांद्रता कहाँ पे है? तो वह है 20 से 25 किलोमीटर तक, यानी मध्य भाग में 20 से 25 किलोमीटर तक सबसे अधिक सांद्रता ओजोन की पाई जाती है। यह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अपन कह रहे हैं कि ओजोन की सांद्रता कम हो रही है। ये अपन पढ़ेंगे विस्तार से, ओजोन परत का क्षरण है उसके अंदर। आज अपन देखते हैं CFCS, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसका विघटन क्लोरीन फ्लोरीन में होता है उसके कारण, परिशीतक जो होते हैं उसके कारण, और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषणकारी गैसेज है उनके कारण। इसके अलावा मीथेन जो गैस है दलदल से उसके कारण। ये सब क्या करती है? ओजोन की जो परमाणु संरचना है उसको, उस अणु को तोड़ करके और ऑक्सीजन के 3 परमाणु में तोड़ करके उसकी सांद्रता को नष्ट करती है। अर्थात यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? O3 जो है वो O+O+O यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं में टूट जाता है ओजोन का एक अणु। इस प्रकार से इसकी सांद्रता है यहाँ खत्म हो जाती है, यानी ओजोन टूट करके ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है, जिसके कारण इसकी सांद्रता कम पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक मानी जाती है। ठीक है ना। तो साथ साथ में नोट करते हुए चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अगला बिंदु है अपना एक सेकेंड, तो नोट कर लें, साथ साथ में नोट भी करते चलें और फ़ायदा भी आपको हो जाएगा। आपके नोट्स ही इस रूप में तैयार हो जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा कोई बाहर आने वाला मैटर है नहीं। आपके 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और अपन तो पहुँच रहे हैं कॉलेज लेवल तक। ठीक है ना। कॉलेज तक का स्टैंडर्ड है ये, तो आप चिंता न करें। यहाँ से बाहर प्लस दिक्कत यह है कि आप यदि इसको डीपली पढ़ते हो, तरीके से पढ़ते हो, ठीक है ना। काफ़ी जगह मैं देखता हूँ ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक से याद हो जाएगा। सभी पूरे के पूरे सिलेबस और विद्वान साथियों के लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती। आपको यदि बड़ी वैकेंसी को कवर करना है, बड़ी वैकेंसी में जाना है, तो आपके लिए ट्रिक नुकसानदायक हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको लाखों ट्रिक तो याद होगी नहीं। लाखों ट्रिक की बजाय आप किसी चैप्टर को पूर्ण रूप से समझ ले। अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो महत्वपूर्ण होती है। ये अंडरस्टैंडिंग करें, आप चैप्टर को पूर्ण रूप से समझ करके आगे बढ़े। ठीक है ना। तो अगली जो परत है उसकी चर्चा करते हैं।
अगली परत जो है, यदि आपने हमारी मिशन ज्योग्राफी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। दिन प्रतिदिन व्यूअर्स जो है वो पता नहीं क्यों क्या सोच रखा उन्होंने, कौन सी ट्रिकों में फंसे हुए हैं। विस्तार से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो समताप के बाद में कौन सी है? मध्य मंडल। यह समताप के ऊपर है और इसकी ऊंचाई जो है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। 50 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। मेसोस्फीयर इसको कहते हैं, मध्य मंडल। तो इस परत के अंदर कोई विशेष नहीं है। जैसे समताप मंडल में अपने देखा था, एक बिंदु में छोड़ दे, समताप में तापमान लगभग समान रहता है। तापमान लगभग समान रहता है, लगभग समान रहता है, एक्यूरेट समान इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि क्षोभ मंडल में तापमान गिर करके जो -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यह वापस क्षोभ मंडल में यदि समताप मंडल में जाता है तो वापस एक बार बढ़ता है और बढ़ करके ये लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में इसमें रहता है, ठीक है ना। तो समताप मंडल में एक बार ये बढ़ता है, उसके बाद में वापस मध्य मंडल की ओर जाएंगे तो तापमान है पुनः एक बार स्थिर सा रह जाता है। आयन मंडल के बाद में तापमान उत्तर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आयन मंडल में भी तापमान एक बार पुनः गिरता है, देखते हैं। तो मध्य मंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस परत में कोई विशेष नहीं है, इस परत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो परत है समताप और मध्य जो आयन मंडल है, दोनों के बीच में एक सीमा का काम कर रही है, सिर्फ पढ़ लेगा, सीमा का कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई विशेष परिवर्तन वाली बात है नहीं, इतना है कि इसमें तापमान जो है वो लगभग स्थिर सा रहता है। ह्रास होता, पूर्ण रूप से स्थिर तो किसी में नहीं रहता। जैसे समताप मंडल के लिए बोला जाता है कि हमारे जो वायुयान है वो सारे वायुयान किस मंडल में यानी उड़ान भरते हैं? वायुयान जो है वो समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। क्या कारण है? क्योंकि इसमें तापमान थोड़ा सम रहता है, प्लस क्या होता है, क्षोभ मंडल में होने वाले जो परिवर्तन है वो सारे परिवर्तन यहाँ नहीं होते, ठीक है ना। तो सारे परिवर्तन यहाँ नहीं होते, इसलिए वायुयान को उड़ान भरने में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल जो है वो समताप मंडल के ऊपर, ठीक है ना, और मेसोस्फीयर इसको कहा जाता है। इसके अंदर तापमान जो है यह 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इसमें तापमान जो है उसमें जैसे परिवर्तन कम होता है। यानी ये कहने का मतलब है कि अपन देखते हैं क्षोभ मंडल के अंदर तापमान कितना था, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है ना। उसके बाद में 80 से समताप मंडल तक आए तो -30 के आसपास में आया और यहाँ यदि मध्य मंडल में जाएंगे तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड वापस आ जाएगा। तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें जो तापमान है लगभग कैसा रह रहा है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रह रहा है, ठीक है ना। इसमें इतना गिरता है -80 यानी क्षोभ मंडल के समान ही इसमें तापमान है वो पाया जाता है और कोई ज़्यादा इसमें विशेष मध्य मंडल के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है उसका नाम है आयन मंडल। वहां से प्रश्न उठता है, आयनोस्फीयर जो है वहां से प्रश्न उठता है भाई। आयन मंडल, आयनोस्फीयर जिसको बोले अपन, यहां से बहुत बार प्रश्न उठा है
यह परत जो है ना, यह परत 80 किलोमीटर से ऊपर 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मध्य मंडल तक ही तापमान माइनस में गिर करके माइनस में आया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आयन मंडल के बाद में तापमान प्लस होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यह परत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्या करती है, इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयन होते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं, जो क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को पुनः धरातल की ओर परावर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, वापिस अपने करते हैं। यदि आयनोस्फीयर नहीं होता तो शायद हमारे रेडियो जो तरंगें हैं वो वापस हम तक नहीं पहुंच पाती। रेडियो तरंगें हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह रेडियो तरंगों को वापस धरातल तक पहुंचाती है, क्योंकि इसमें विद्युत आवेश के कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके 3 भाग है। आयन मंडल के कितने भाग है? 3 भाग है। इसमें सबसे नीचे की जो परत है उसको बोलते हैं डी परत, क्योंकि अपन धरातल से ऊपर की ओर जा रहे हैं। डी परत, यह परत जो डी परत है ये लगभग 60 किलोमीटर से 96 किलोमीटर तक मोटी होती है। 60 से 96 किलोमीटर मोटी परत होती है डी परत जो है। इसका काम क्या है? यह है दीर्घ रेडियो तरंगों को पुनरावर्तित करती है। दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तन करती है, यानी हम तक पुनः पहुंचता है, ठीक है ना। ई परत यह जो है वो लगभग 96 से 144 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। 96 से 144 किलोमीटर तक पाई जाती है धरातल से। इसकी ऊंचाई देखें अपन तो इतनी यह मोटी है, 96 से 144। यह है मध्यम, यहाँ कौन सी तरंग है? मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, अर्थात अपना हमारे तक वापस पहुंचाती है। और डी ई एफ परत सबसे ऊपरी है। कितनी है? 144 किलोमीटर से 360 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। इसकी विशेषता भाई क्या है? इसकी विशेषता है कि यह है लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। लघु रेडियो तरंग जो है उनको परावर्तित, तो क्रम से देख लो। सबसे पहले दीर्घ DEF, क्रम से DEF डी दीर्घ तरंग को परावर्तित करती है। ई मध्यम है तो मध्यम तरंग को, एफ सबसे ऊपर है तो लघु तरंग को, ठीक है ना। अब क्या है कि यदि अपन ये मान लें कि यह परत नहीं होती ना वायुमंडल में, नहीं होती तो क्या होता?
तो रेडियो तरंगें सीधे वापस धरातल पर ना आकर के और अंतरिक्ष में अनंत ऊंचाई तक चली जाती है। रेडियो तरंगें परावर्तित नहीं होती, सही है ना। यह समस्या आ जाती है हमारे लिए। तो यह बड़े रेडियो तरंगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण परत पाई जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर या आयन मंडल के नाम से इसको पुकारा जाता है। साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। आगे चलें अपन। सबसे अंत में है बहिर्मंडल। एग्जिट हो जाता है एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहां से अपन वायुमंडल से एग्जिट हो गए। सबसे ऊपरी परत, (400 से अनंत ऊंचाई तक, 400 से अनंत ऊंचाई तक, कभी जगह कभी कभी 10,000 किलोमीटर आता है, लेकिन अब तक इसका कोई नॉलेज है नहीं हमारे पास में। तापमान निरंतर बढ़ता है। इसके बाद में इस परत में तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और बहिर्मंडल के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, अज्ञात है अभी तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वायुमंडल की जो संरचना है, इसके अंदर मुख्य रूप से कितनी परतें पाई जाती है? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर, 5 परतों के रूप में इसको अपने बांट दिया है, ठीक है ना। यह इसकी संरचना पाई जाती है। यह तापमान के आधार पर वितरण है इनका, यानी तापमान जो है उसके आधार पर, ठीक है ना। इसको बांट रखा अपन ने। अब रासायनिक दृष्टि से भी इसको बांटें, तो रासायनिक दृष्टि से यदि इसको बांटे अपन वायुमंडल, तो इसके 2 भाग हैं। रासायनिक दृष्टि से हम इसको बांटे तो भाई 2 भाग है इसके। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? वायुमंडल के 2 भाग हैं। एक का नाम है सममंडल, ठीक है। और सममंडल में 3 परतें आती है, क्षोभ, समताप व मध्य। मंडल तक, यानी लगभग 80 किलोमीटर, तो 0 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई इसमें शामिल है, ठीक है ना। 3 परतों तक का जो भाग है उस सममंडल में शामिल किया जाता है। अब इसकी विशेषता, इस भाग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, CO2 गैस से सर्वाधिक पाई जाती है। सम और विषम, वही बात है। जलवाष्प इस मंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, कोई ज़्यादा नहीं है। वो चीज़ें 3 पढ़ी लिखी है, उनकी विशेषता इनमें है, पाई जाती है, और कोई विशेष इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा भाग है विषम मंडल। तो विषम मंडल 80 के बाद शुरू होता है, 80 किलोमीटर से 10,000 तक इसको मानते हैं, ठीक है ना, 10,000 की ऊंचाई तक, ठीक है। और इसमें क्या है विशेष रूप से, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यही अनंत दूरी तक है। आयन मंडली वाली विशेषताएं इसमें पाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो अपन देखें तो ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन है, उनकी जो अपन कहें तो रासायनिक संरचना के रूप में देखें उनको, तो वो रासायनिक संरचना के रूप में उनकी सांद्रता यहाँ पर देखने को मिलती है। इनका रासायनिक मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि सांद्रता यहाँ इनकी नगण्य हो जाती है, परंतु इनकी अंतिम सीमा के रूप में यह है।
तो यहाँ इनका रासायनिक मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये दो भाग है, रासायनिक आधार पर इसको सम और विषम दो भागों में बांटा गया है। तो ये था वायुमंडल की संपूर्ण संरचना के संदर्भ में, और इसका जो स्ट्रक्चर था, संगठन था, उन दोनों को बिंदुओं को अपन ने विस्तार से देखा। यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे, और डायग्राम के आधार पर आप पढ़ोगे तो इजीली आपको इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना। ऊंचाई के आधार पर आप देखते चले जाओ, इजीली आपको याद हो जाएगा। तो आप यदि अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़े रहें, और अधिक से अधिक अपने मिशन में आप पढ़ें, हमारा सहयोग करें, आगे बढ़ें, और अधिक से अधिक बच्चों को भी जोड़ें, और हमारे जो जल्द ही जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी उसके अंदर भाग लें, ताकि आप अपने मिशन में सफल भी हो सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।